Where it's shown. Dr. Amrita Pachari ma'am has completed her MA education, MA history and B.Ed from Agra University. She has done PG in mental health and healing, PG in neuropsychopaths from Tamil Nadu University. She also done diploma in Institute Industries Management and Naturopathy. Today she is with us to grace this event. Over to you, ma'am. Very good afternoon to you all. Welcome to today's session, How to Become a Successful Entrepreneur. अभी तक सभी का ये माइंड सेट रहता है कि कोई भी स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेता है तो वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं लेता है। उससे पता है कि उसे एक अच्छा लॉयर बनना है, जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, इसके अलावा वो अपनी कोई फर्म खोल के बैठ सकता है। लेकिन अभी मोदी जी ने एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी जोर दिया है। वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर और आत्मप्रेरित भारत बनाएं। तो बाकी इंडस्ट्रीज़ में तो आत्मनिर्भरता आ रही है। लोग समझ रहे हैं कि आजकल जॉब्स बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, सभी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, तो हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखना पड़ेगा। लॉ अपने आप में वैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट लॉयर्स होते हैं। लेकिन इस फील्ड में भी आज हमें नए इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट है। अगर हम पुराने उसको लेकर चलेंगे, माइंडसेट को लेकर चलेंगे, तो धीरे धीरे मार्केट से हम आउट होने लगते हैं। जिस तरह एक समय में नोकिया का मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा नोकिया का ही राज था, लेकिन आज धीरे धीरे मार्केट से पूरी तरह आउट हो चुका है नोकिया का, पता ही नहीं चलता जैसे कि वो आया हुआ था। तो हमें इस दौड़ में बने रहने के लिए अपने आप को अपडेटेड करना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देखना रहेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इस फील्ड में क्या कर सकते हैं। जिस तरह से भारत में अमेजन की तर्ज पे फ्लिपकार्ट बना है, तो आइडिया कहाँ से लिया है फ्लिपकार्ट ने? अमेजन से लिया है। उबेर से ओला बने हैं। स्विगी जोमेटो से ये कहाँ से आए हैं? डोरडैश से आए हैं। ओयो रूम्स आए हैं एयरबीएनबी से। पेपाल से पेटीएम आया है। तो हम वर्ल्ड वाइड चीज़ों को देखकर एक नया आइडिया ला सकते हैं। उस आइडिया पे अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो लॉ है आपका, लॉ इज एन एडिक्टिव प्रोफेशन। बीइंग इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ इज बीइंग इन द profession of law is not everyone's cup of tea, and that's why the lawyers are very special. Today I discuss about entrepreneurship. तो सबसे पहले हम आपका करते हैं कि लॉ फील्ड में अभी तक जो एक चला आ रहा है वो क्या क्या हम करते हैं। हमारा जो माइंड सेट है, सबसे पहले तो हमारा जो माइंड सेट है बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, एडवोकेसी की तरफ होता है। बच्चा 3 इयर्स का LLB करने के बाद में अपने आप को एनरोल करता है और एडवोकेट के लिए उसका एग्ज़ाम्स क्लियर करता है इंडियन बार काउंसिल का। देन उसके बाद में वो एडवोकेट अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास जो है, टू पार्टिसिपेट एज ए जूनियर ऑफ ए सीनियर लॉयर, है ना। आप किसी भी सीनियर लॉयर के अंडर में रह के एक जूनियर उसकी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पास में फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में आप जा सकते हैं।
सिविल क्रिमिनल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, साइबर लॉ हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो सकता है आपका। सेकेंडली, you are working as a associate of a junior partner under various renowned firms which provide package of around 20 to 30 lakhs per annum. किसी भी फर्म्स के साथ जोड़कर आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं जो कि 20 से 30 lakhs तक का पर एनम का पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड करियर ऑप्शन आपका है, second option is for those who want to opportunity to judicial services. They are appointed as a magistrate. Every state has their judicial exam. Once you clear that exam, you are directly appointed as a magistrate, also as a district judge. डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए आपको 7 years की लॉ की प्रैक्टिस होनी अनिवार्य है। You must have an experience of 7 years of advocacy along with age limit of 35 years. 35 साल का उम्र का आपका बार भी है उसमें। थर्ड अपॉर्चुनिटीज आती है लॉ फील्ड में, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। इंडिया में गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती रहती हैं पब्लिक सर्विस एग्जाम की। एग्जाम यू हैव वैकेंसीज एंड यू कैन बी अपॉइंटेड एज ए जूनियर लॉ ऑफिसर एंड ऑल्सो एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। गवर्नमेंट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बहुत वैकेंसीज आते रहते हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं। फोर्थ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू कैन बी अपॉर्चुनिटी एज ए लॉ ऑफिसर इन वेरियस बैंक्स। हर एक बैंक को, फर्म को, इनको भी लॉ ऑफिसर्स रखने अनिवार्य होते हैं। एंड अंडर वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज, both the field are very emerging in India. इंडिया में ये फील्ड्स मल्टीनेशनल कंपनीज में हो गया, बैंक्स में हो गया, आपके लिए लीगल एडवाइजर की जो वैकेंसीज होती हैं बहुत ही डिमांडिंग उसमें है। इट इज़ अ वेरी गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु सीक गवर्नमेंट जॉब्स एंड ए लॉ ऑफिसर इज़ वेरी गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी। लॉ ऑफिसर की जो वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट्स में हो या प्राइवेट सेक्टर्स में हो, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है आपकी, परस्यूइंग द मास्टर डिग्री फील्ड। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप LLM अप्लाई कर सकते हैं। LLB के बाद में LLM कर सकते हैं आप। उससे कि आप लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं आप कहीं भी। LLM अंडर एनी ऑफ द स्पेशलाइजेशन फील्ड ऑफ लॉ, जैसे कि लेबर लॉ हो सकता है, जुरिस्प्रूडेंशन हो सकता है, एनी अदर फील्ड हो सकता है। यू कैन बी अपॉइंटेड एज ए टीचर, लेक्चरर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कैरियर वाइज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। लॉ में बहुत सारे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं अंडर लॉ, जैसे आप लेबर लॉ में डिप्लोमा कर सकते हैं तो आप लेबर लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपने लॉ के बाद में डिप्लोमा कर लिया है, पीजी डिप्लोमा, तो आप लेबर लॉ में जा सकते हैं। टैक्स में किया है, इनकम टैक्स में किया है तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं, इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। यदि आपने साइबर लॉ के अंदर किया है तो साइबर लॉ एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। आजकल साइबर लॉ में तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सभी चीज़ें आजकल कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं, मीडिया में आ गए हैं, तो आप उसके लिए आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि साइबर लॉ के आप करके डिप्लोमा करके तो उसमें आप एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। मीडिया हाउस को आजकल साइबर ये चाहिए होते हैं, पुलिस को चाहिए होते हैं, साइबर ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, तो वेरियस टाइप की वैकेंसीज वेरियस उसमें आपको मिल जाती हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इमर्जिंग फील्ड नाउ ए डेज इज़ अ लीगल जर्नलिज्म। वैसे तो BJMC वाले बच्चे उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनको क्योंकि लॉ की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है
इस वजह से वो उतने उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं। तो लॉ वाला बच्चा यदि लीगल जर्नलिज्म में जाता है, दे प्रोवाइड वेरियस टू द पीपल ऑफ कनेक्टेड फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. Journalism is a field under which is the people of mass communication. Shortage are enrolled in a legal journalism. Nowadays, commanding of law students. तो जो लॉ बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो जर्नलिज्म में जा सकते हैं, लीगल जर्नलिज्म में जा सकते हैं. नेक्स्ट इज रिसर्च एंड एकेडमिक्स. रिसर्च एंड एकेडमिक्स जो डिपार्टमेंट हमारे IIMT कॉलेज के अंदर भी अभी हाल ही में खुला है, जिसमें कि आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि नया एक रिसर्च चल रहा है, चिप बन रही है जो कि किसी भी क्रिमिनल के अंदर लगाकर हम ये जज कर सकते हैं कि ये इसने फर्स्ट टाइम क्राइम किया है या पहले से क्रिमिनल है ये, या इनके जेनेटिक्स क्रिमिनलिटी इसके खून में है, किस तरह. तो इस फील्ड में भी आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं. वर्क फॉर वेरियस जर्नल्स रिसर्च इन हाउस इन द फील्ड ऑफ लॉ. नेक्स्ट वर्क फॉर NGOs. आप NGO के लिए भी एक लीगल एडवाइजर की तरह काम कर सकते हैं नॉन गवर्नमेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में. इज अंडर द लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. अभी क्या हो रहा है कि जो लीगल एडवाइजर्स हैं आउटसोर्सिंग से भी अपॉइंट होने लगे हैं. आउटसोर्सिंग इज अ फील्ड in which people from other countries, इंडिया में नहीं बाहर में जो लोग बैठे हुए हैं, दूसरे कंट्रीज में लोग जो बैठे हुए हैं, तो हम एक सोशल मीडिया के तहत उनको एक लीगल प्रोवाइड करा सकते हैं, अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं. फिर उसमें हम किसी भी तरह का कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको चाइल्ड क्रिमिनोलॉजी में जाना है या क्राइम वुमेन अगेंस्ट वुमेन्स में जाना है, आपको किस तरह, आप हर तरह का एडवाइस वहाँ पे आप ऑनलाइन उनको दे सकते हैं और अच्छी पेमेंट के साथ में कर सकते हैं. इन विच पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज दे render their services and ask for the services from the people of other countries. So India is the hub of lawyers from the other countries. हमारे हिंदुस्तान में दूसरे कंट्रीज के अलावा सबसे ज़्यादा लॉयर रिप्रोडक्ट होते हैं. हर साल इतने बच्चे लॉयर बन के निकलते हैं who want services from the lawyers for Indian. So legal procedure outsourcing is a very good field of law. इसी तरह से आप लॉ के फील्ड में नई नई संभावनाएं तलाश सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप अपने आसपास के माहौल को स्टडी करें किसी भी बिजनेस में जाने के लिए, है ना. एंटरप्रेन्योर से क्या है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड तो हों, लेकिन और कितने लोगों की ब्रेड बटर का इंतजाम हम करें, दूसरे लोगों को भी हम रोजगार दें. तो लॉ फील्ड में भी अभी बहुत सारी संभावनाएं इस तरह से आ रही हैं और हमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. अदरवाइज हम इस रेस में सबसे पीछे छूट जाएंगे. एक सिर्फ हमारे पास लॉयर बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. किसी से पूछिए क्या स्टार्टिंग से नहीं आ रही है या अभी नहीं. नहीं मैम अभी नहीं आई थी, अभी आ गई है. अभी आ गई है. ओके ओके, इट्स ओके. तो मेरा ये कहना है आप सभी से कि नए नए आइडियाज पे काम करिए
कि हम लॉ फील्ड में किस तरह से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अपने लॉ के क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए ना। आज देखिए हर जगह हमको एक लीगल एडवाइजर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे एमएनसी हो, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में लीगल एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, छोटा आजकल लोगों के अंदर बहुत पेशेंस खत्म हो रहा है। हम रोड पे भी निकलते देखें, छोटी छोटी बातों के अंदर लोगों में झगड़ा हो जाता है ना, रोड रेस के केसेस हो जाते हैं इतने सारे। तो हमें अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना है कि कैसे हम इस एनवायरनमेंट में अपने आप को कॉम्पीट कर सकें। तो एक बेटर आइडिया लेकर आइए, उस पर काम करिए, मार्केट को स्टडी करिए कि अभी तक जो कोई काम लेकर आया वो क्यों मार्केट से आउट हो गया, क्या गलती थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक आइडिया लेकर आए और वो सक्सेसफुल हो जाएगा, हर बार हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता है। कई बार लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि टाटा का था या अडानी या अंबानी का कोई आइडिया है कि भाई इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, इसमें इनको इतना सक्सेस मिली थी, तो ये जरूरी नहीं है कि उन्हें उस आइडिया के साथ में सक्सेस मिली तो आपको भी मिल जाएगी। आपको एक एज ग्रुप का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, आपको एक उनके फाइनेंशियल कंडीशंस का ध्यान रखना है, उस आइडिया को तब वर्कआउट करना है। एक मैं उदाहरण देती हूँ आपको, एक छोटा सा, कि एक बार घर में एक बच्चा आइडिया लेकर आया है ना, बिजनेस का आइडिया लेकर आया। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरा ये आइडिया है, मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारे घर में ही निगेटिव बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। तो उनके पेरेंट्स ने कहा, अरे ये वाला काम तो उसने भी किया था, तुम भी इस काम को ऐसे करोगे तो ये काम हो नहीं पाएगा, तुम्हारा चल नहीं पाएगा, थोड़े दिन के बाद बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह के जब आप कुछ भी काम स्टार्ट करेंगे, बहुत लोग आएंगे बिन मांगे की एडवाइस देने। आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो सुनना तो सबको है, वो सब गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आप ये चेक करिए कि आपने जो आइडिया लेकर आए उस फील्ड में उनकी नॉलेज कितनी है, तो उनका आइडिया कितना होगा। मान लीजिए उनको सिर्फ एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो थोड़ा आइडिया तो उनका ठीक हो सकता है, लेकिन उस टॉपिक पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, उस टॉपिक के बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो 100% तो उनका जो विचार हैं, थॉट्स हैं, वो करेक्ट नहीं हो सकते ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि भाई सुननी है उनकी बात को, फिर एनालाइज करना है सबकी बात को। इन्होंने कहा है वो मेरे इस आइडिया पे कितनी फिट बैठ रही है, इनके पास इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज कितनी है, तो उस पर आप तभी काम करें। किसी भी नेगेटिव थॉट को आप, या किसी के पॉजिटिव, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स लोग कहते हैं अरे यार बहुत बढ़िया काम है, तुम कर लो हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वो। जब आप उस काम को स्टार्ट करने चलते हो, उसमें फेल्योर्स आते हैं, आसपास से सब लोग गायब हो जाते हैं। फिर आप देखते हो कि भाई वो आप सपोर्टर्स कहाँ गए, आपके पास कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं है। तो आपको उस समय क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है, अपनी हार से परेशान नहीं होना है, फेल्योर से परेशान नहीं होता। फेल्योर बहुत कुछ हमको सिखा के जाता है, उस फेल्योर से आपको एनालाइज करना है कि हमने यहाँ क्या क्या गलती की है, ताकि नेक्स्ट टाइम में हम वो रिपीटेशन ना करें, है ना। हमने कहाँ इसमें हमसे चूक हो गई, कौन सी ऐसा स्टेप था जिसमें हम लैग कर गए, उसको दोबारा हमको रिपीट नहीं करना है और नए आइडिया के साथ में आगे बढ़ना है। उस पर मार्केट को रिसर्च करिए, अपने आप को बूस्टअप रखिए, डेडिकेशन के साथ में करिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है ड्रीम, डिज़ायर, डेडिकेशन। अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने का डेडिकेशन नहीं है, कई बार हम क्या कहते हैं, आसपास के लोगों से मोटिवेट बहुत हो जाते हैं। किसी बंदे ने संदीप माहेश्वरी का कोई वीडियो देख लिया है ना, आसान है, तो सब कुछ उसे लगा, थोड़ी देर के लिए वो मोटिवेट हो गया। उससे मोटिवेट होने के बाद में उन्होंने कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, लेकिन थोड़े देर बाद ही उनका वो सारा मोटिवेशन निकल गया, धीरे धीरे उनका जो मोटिव है वो डाउन आने लगा। तो क्या होगा एक टाइम के बाद में, क्योंकि आप किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट हुए हैं, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है आप। जब बंदा खुद मोटिवेटेड होता है तो उस काम पे वो बहुत देर तक, एक लंबे टाइम तक टिक सकता है। जब आपको दूसरा कोई मोटिवेट करता है तो कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन धीरे 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 आपको फिर वही नीरसता आने लगती है और आपको लगने लगता है अरे यार कहाँ पे हमने ये फंसा दिया अपना, और ये काम से तो बेटर था कि हम वकालत ही कर लेते,
तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के पहले आप पूरा स्टडी करिए कि इसमें कितना लेआउट बनाइए, और किसी भी आप जब उनके पास इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सा लेकर मत जाइए। कई बार लोग क्या गलती करते हैं, 4 पेज की 3 पेज की अपना पूरा लेआउट बना के ले जाते हैं कि हमारा ये बिजनेस प्लान है, हमको ऐसे करना है वैसे करना है। तो जो भी इन्वेस्टर है उनको वो सब इतना सब कुछ देखने में पढ़ने में कतई इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो आप 1 पेज का अपना प्लान लेकर जाइए। अगर वो आपसे 4 लाइन में कहने के लिए कहता है कि आप बताइए आपका क्या आइडिया है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें कि हाँ मेरा ये आइडिया है ना। एक संदीप माहेश्वरी ने जब नेहरू प्लेस के अंदर 500 रुपए में CD DVD और ये चीजें मिल रहे थे भंडार, उन्होंने 5000 रुपीज का अपना लेकर आए थे। तो लोगों को और वो बताना पड़ा कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो वही आपको जब आप कोई आइडिया लेकर आएंगे काम करेंगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले मार्केट में बहुत सारे काम उस तरह के चल रहे होते हैं कि आप दूसरों से डिफरेंट क्यों लोग आपको 5 रुपए वाली चीज में 500 रुपए में खरीदें, जबकि वही चीज उनको 5 रुपए में मिल रही है। तो वो आपको इजीली आप उसको एक्सप्रेस कर सके, बता सकें, तो कि आप क्यों दूसरे से बेहतर हैं। तो इस चीज पे आप काम करेंगे तो सबसे पहले आपको ड्रीम देखना होगा, अपने अंदर डिजायर पैदा करनी होगी, देन डेडिकेशन पैदा करना होगा। डेडिकेशन जब आ जाएगा तो हो सकता है आपको दिन रात उस पर मेहनत करनी पड़े। आपके जो एम्प्लॉय होंगे, जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनको आप पहचानिए जेन्युइन लोग कौन है। अपने एम्प्लॉयज को छोटे छोटे टास्क दीजिए, उसके साथ में रिवार्ड्स दीजिए, ताकि वो अपने आप को आपका एम्प्लॉय ना समझें, आप में उन्हें लगे कि हाँ भाई हम इसके 1% के शेयर्स के हम हकदार हैं, हमारी भी इस कंपनी के अंदर कोई पार्टनरशिप है। तो वो बेटर काम करेंगे आपके साथ में जुड़ के। तो कभी भी ये मत समझिए कि आप ओनर हैं, आप ओनर हैं ठीक है, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हैं लोग ना, आपके साथ जुड़े ले, आपके लिए बेहतर तरीके से काम करें। जिस तरह से आप दिन रात अपने सपने पे काम करते हैं, वो भी आपके सपने के साथ में चले, उनको भी वो सपना दिखाइए कि देखिए हम ये काम करना चाहते हैं, इस काम को ऐसे करेंगे, आपकी भागीदारी ये होगी, तो हम आपको 1% का, आपको भी इसमें अगर हमें मुनाफा होता इतना होता है तो हम आपको 1% का हिस्सा देंगे। तो 100% वो लोग आपके लिए डेडिकेटली काम करेंगे और कभी भी फेल्योर के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। फेल्योर के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रह जाएंगे। आप इस तरीके से काम करेंगे, ऑनेस्टी के साथ में काम करें पूरी तरीके से। ये नहीं है कि आप एक कहीं आपके मन में कुछ और चल रहा है, प्लान कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके उसमें। और कम से कम आप जब करें अपना एक लिमिट बना लीजिए कि हमें इतने मनी के अंदर में, इतने काम के अंदर, इतने टाइम लिमिट के अंदर हमें ये काम करना है। जब आप कोई गोल सेट कर लेते हैं, कोई टाइम लिमिट सेट कर लेते हैं, तो उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आपने एक विजन तो देख लिया कि मुझे ये इंडस्ट्री लगानी है, और आपने पैसा भी कर लिया, लेकिन आपने उसके लिए टाइम सेट नहीं किया, डेडलाइन सेट नहीं की है, तो आप 1 साल का काम आपका 2 साल 3 साल आगे बढ़ता जाएगा, और आपके सारे जितनी भी पूंजी है वहां लग जाएगी, आप लॉसेज में जाएंगे, और हार के फिर आपको वो काम बंद करना पड़ेगा। इसलिए डेडलाइन सेट करें अपने हर काम के लिए। और ये बच्चों से क्वेश्चंस कर सकते हैं, बच्चों को अगर कुछ पूछना है तो ओपन कर सकते हैं। मैडम आप म्यूट पे हैं। मैम आपका माइक म्यूट म्यूट है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी।
मैम अभी आवाज नहीं आ रही आपका। मैम माइक म्यूट है। मैम आपकी माइक म्यूट है, आवाज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है मैम, यस मैम अब आ रही है। Now I'm audible, ना? Hello? Now I'm audible? यस मैम। Okay, okay. यस मैम। ओके, यदि आपका कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का मेरे से तो आप पूछ सकते हैं। लॉ फील्ड में हमने आपको 10 तो करियर अपॉर्चुनिटीज बताए। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, आप लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, अपनी फर्म बना सकते हैं, आप ऑनलाइन सेशंस ये दे सकते हैं, आप इसके लीगल एडवाइजर बन सकते हैं ऑनलाइन, है ना। इसके अलावा आपको अपना कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो, फिर से आवाज आता है? हेलो, हेलो, कैसे पता चलेगा मुझे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम आवाज आ रही है आपकी भी। ओके ओके, तो मेरा यही कहना है आपसे कि जिस तरह से आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ मोदी जी का जो नारा है, आत्म प्रेरित भारत आत्मनिर्भर भारत, तो आप सभी भी एडवोकेसी के अलावा, जुडिशियल के अलावा, लीगल एडवाइजर के अलावा जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज मैंने 10 अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताए, इसमें लीगल क्षेत्र में आपको एलएलबी के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उन सब पे तो आप काम कर ही सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली आप अपने लिए काम करने के लिए सोच सकते हैं कि आप किस तरह से इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, और उस पर एक वर्कआउट करिए। मैम से मिलिए, अपने इनसे एडवाइस लीजिए, मोनिका मैम से, कि भाई मैम हमारे पास ये प्लान है, ये है, तो एमएसएमई से है, हमारी आरएनडी से है, आपको पूरी हेल्प मिलेगी। आप मुझसे आके भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से भी एडवाइस ले सकते हैं आप। और लॉ फील्ड में आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई, वर्ल्ड वाइड आ गई हैं, क्योंकि हम बैठे बैठे सोशल मीडिया के इस पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं भी हम इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अपनी एडवाइस दे सकते हैं, लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, हम किसी भी एमएनसी को ज्वाइन कर सकते हैं, हम साइबर क्राइम में जा सकते हैं। एकेडमिक्स में तो बहुत कम बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। मोस्टली जो बच्चा हमारा एलएलबी करता है उसका माइंड सेट होता है कि मुझे एक अच्छा लॉयर बनना है, क्योंकि उसके पास 3 मेन जो क्वालिटीज़ होती है ना, किसी भी फील्ड में जाने के लिए इंसान को चाहिए होती हैं। गुड लिसनर होता है वो, गुड स्पीकर होता है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी टॉप की होती है। जितनी ये तीनों क्वालिटी जिस बच्चे के अंदर जितनी जाता है वो उतना ही अच्छा लॉयर भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है। एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। तो वही मैं कहना चाहूँगी, भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो कि जैसा माइंडसेट हम बना लेते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। आसपास का एनवायरनमेंट हमारे लिए उसी तरह का काम करने लगता है जिस तरह से हम अपने थॉट प्रोसेसिंग को करते हैं। यहाँ पे जैसे हम कमांड देते हैं अपने माइंड में, उसी तरह का हमारा माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम ये सोच लेंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम इसके लिए बने ही नहीं है, तो हमारा माइंड उस दिशा में बिल्कुल भी काम करना बंद कर देगा। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि नहीं, मुझे एक इतने टाइम लिमिट के अंदर ये चीज़ हासिल करनी है, और डेली आप ये कमांड देंगे अपने माइंड को, तो डेफिनेटली वो उस दिशा में काम करना स्टार्ट कर देगा। और एक दिन आप जो डेडलाइन आपने बनाई है, विद इन 21 डेज
आप सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं, पर आपको डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ में काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने आज सोच लिया, अरे किसी ने हमें मोटिवेट किया कि बस आज तो हमें बस ये कर ही डालना है, आज मैम ने बोला है या संदीप माहेश्वरी ने बोला है आसान है तो सब कुछ आसान है, लेकिन जब तक आपके अंदर से वो आग नहीं लगेगी ना, तब तक आप वो नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन आना बहुत जरूरी है। किसी के कहने से जो हम कोई भी काम करते हैं तो वो ड्यूरेबल नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता है उस पर। जिस तरह की स्टोरी आपने सुनी होगी कभी भी कि 2 बच्चे थे, एक जंगल में गए हैं, तो उन्हें चलते चलते एक कुआं मिलता है, तो बच्चे देखते हैं कि ये है क्या, उन्होंने पहले कभी कुछ देखा नहीं था। तो अचानक से एक बच्चे को उसमें, जो छोटा वाला था, उसका पैर स्लिप होता है और कुएं के अंदर गिर जाता है। वो चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो बड़ा वाला बच्चा है, 12 साल का बच्चा और 8 साल का बच्चा, तो वो आसपास भागता है, दौड़ता है बचाओ। जब उसे कुछ भी नजर नहीं आता है कि कोई हेल्प करने के लिए आ रहा है, तो वहाँ एक रस्सी पड़ी होती है, उस कुएं के अंदर डालता है और वापस उसको पूरी ताकत लगा के खींचता है और उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। जब वो गांव में आकर ये घटना बताते हैं कि आज ऐसे ऐसे ये कुएं में गिर गया था और मैंने इसको बचाया, कहते नहीं, तुम कर ही नहीं सकते हो। तो नेगेटिव थॉट्स देने वाले लोग आपको, जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेंगे, बहुत लोग आएंगे, आपके आसपास के लोग आपको 10 नेगेटिव लोगों का उदाहरण दे जाएंगे। सक्सेसफुल का बताएं ना बताएं, लेकिन नेगेटिव लोगों का उदाहरण आपको डिमोटिवेट करने के लिए जरूर देंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अपने आप को, अगर आपने पूरा रिसर्च किया है, मार्केट को रिसर्च किया है, स्टडी किया है और एक सही से आपने अपना लेआउट बनाया है, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे और इस दिशा में प्रयास करेंगे। एनीबडी आस्क एनीथिंग? थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस मैम। कुछ पूछना है किसी को? Okay, so with this we conclude this section. On behalf of IMT Law College, I thank you very much. Thank you so much, ma'am, for this knowledgeable session. Thanks to all the participants for being a patient listener. All of us has learned a lot of today, and it has been a very interesting session. Thank you all to make this session successful. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am.